नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो वैसे आज का विषय था कि चुनाव आयोग ने बिहार में सूची जारी कर दिया है और वो कोई आपत्ति हो उसके लिए 1 महीने का समय दिया है। चुनाव आयोग के इस निर्णय को शुरू से ही विरोधी दल विरोध कर रहे हैं। उसी विरोध के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए तेजस्वी यादव, नेता विपक्ष बिहार, ने कहा कि मेरा ही नाम नहीं है। अब उसके बाद चुनाव आयोग ने उनके मतदाता पहचान पत्र को रिलीज कर दिया। अब इसमें 2 बातें आई जो नेता विपक्ष के लिए शर्मिंदगी की बात है। मैं रहता तो राजनीति से त्याग पत्र दे देता, या मुंह, हमारे भोजपुरी बोलते मुंह करखी लगा लेना, वो भी करता। लेकिन नेता लोग, मोटी खाल होती है, नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। एक तो था कि भरी पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के समक्ष तेजस्वी यादव को अपना नाम ढूंढने में नहीं आया। दूसरा कि चुनाव आयोग ने जो मतदाता पहचान पत्र जारी किया उसमें तेजस्वी यादव का 2 जगह मतदान मिला। 2 जगह मतदान रखना कानूनन अपराध है और इस अपराध का सजा क्या है यह चुनाव आयोग बताएगी। मोरल यह कहता है कि उनको विधायकी छोड़ देनी चाहिए और राजनीति में भाग लेने के लिए अपने आप को अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं करेंगे क्योंकि वो राजनीतिक शख्सियत है। लोगों को बरकलाना, बेवकूफ बनाना और अपना उल्लू सीधा करना ही राजनीतिकों का काम बन गया है। वो कोई उसमें अलग नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय था, दिल्ली के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने नारे के जवाब में वहां के कार्यकर्ताओं ने नारा लगा कि हमारा राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। तो राहुल जी ने ऑब्जेक्शन करते हुए कि नहीं, मैं राजा नहीं हूं और ये मैं बोल कि इस पूरे कॉन्सेप्ट का ही मैं विरोधी हूं। मुझे अच्छा लगा राहुल गांधी के वक्तव्य को, क्योंकि अब वो राजा रानी वाला जमाना गया। लेकिन राजा का जो स्वभाव है वो राहुल गांधी में है, क्योंकि यह राजा ही कर सकता है कि अपने प्रधानमंत्री के कैबिनेट नोट को फाड़ करके बोले कि डस्टबिन में फेंकने लायक है, क्योंकि राजा के ऊपर कोई नहीं होता। राहुल गांधी खुद को राजा ही मानते हैं। अगर आम आदमी मानते तो प्रधानमंत्री के कैबिनेट के द्वारा पास किए हुए बिल को डस्टबिन में फेंकने के लिए फाड़ के नहीं फेंकते। तो कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। आज विषय तो खैर महत्वपूर्ण यही था, लेकिन आज एक अत्यंत गंभीर विषय है और मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण बताता, दिखाता है, सुनाता हूं जो या तो कहीं होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। यह विषय इसलिए गंभीर है कि अभी की परिस्थिति इस विषय को गंभीर बना दी है। हालांकि स्वदेशी शुरू से ही हमारा आह्वान रहा है। हमारे मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के हमारे पूर्वजों ने समय समय पर स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाया था। महात्मा गांधी ने तो बल्कि विदेशी सामानों की होली जलाई थी और स्वदेशी अपनाया था। लेकिन महात्मा गांधी वाला इम्पैक्ट क्यों किया? क्योंकि वो स्वयं भी स्वदेशी धोती पहनते थे और डंडा लेकर के चला करते थे। हमारे प्रधानमंत्री का यह इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो विदेशी गाड़ी में आकर के और स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं। वो उतना इम्पैक्ट करेगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी सुधार ऊपर से आता है। मतलब चैरिटी बिगिन फ्रॉम टॉप, नॉट फ्रॉम बॉटम। ऊपर से जो आता है वही अंगीकार होता है और उसी को लोग अपनाते हैं और मानते हैं जब देखते हैं कि हमारा नेता ऐसा कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने यह चिंता जाहिर किया है और बड़ा जरूरी चिंता जाहिर किया है, उन्होंने अपने ऊपर कोई स्वदेशी का इस्तेमाल किया हुआ प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमारे सारे नेता लोग विदेशी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, विदेशी परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, विदेशी कई चीजें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्वदेशी के लिए क्या होगा कि आपको मानसिकता स्वदेशी बनानी पड़ेगी, लोगों को स्वदेशी में शिक्षित करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक स्वदेशी में शिक्षित आप नहीं हो पाएंगे तब तक आप स्वदेशी की मर्म को समझ नहीं पाएंगे। और स्वदेशी जब तक आप समझेंगे नहीं
तब तक स्वदेशी आपसे अपनाया नहीं जाएगा। वो मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके लिए शिक्षा की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। कई चीजें ऐसी हैं जिसको हम भूल ही गए हैं कि यह विदेशी है, हमारे रग रग में, हमारे दिनचर्या में बस गया है। उसी तरह से जिस तरह से हम हिंदी बोलते हुए अंग्रेजी बोलते हैं और पता नहीं चल रहा कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, भाई स्टेशन पर गए थे, ट्रेन आ गई। अब इसमें स्टेशन और ट्रेन अंग्रेजी शब्द है, लेकिन यह सब भाषा में इस्तेमाल है। जैसे अगर हम भोजपुरी में बोलेंगे स्टेशन का ट्रेन वाइज बनू, ऐसा डॉक्टर शब्द है। डॉक्टर शब्द भी धर्या में इस्तेमाल होता है, कोई चिकित्सक नहीं कहता। इसी तरह से जो हमारे घरेलू इस्तेमाल की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे दिनचर्या में बस गई है। जैसे हमको सुबह कोलगेट चाहिए टूथब्रश मतलब पेस्ट के रूप में। अब हमको यह पता नहीं है कि कोलगेट हमारा प्रोडक्ट नहीं है, हिंदुस्तान लीवर, नाम हिंदुस्तान है, कंपनी विदेशी है। इस तरह की चीजें दिनचर्या में बस गई हैं और इतना रंग बस गई है कि हम उसको विदेशी मानते ही नहीं है। हमारे जन्म के पहले से है और लगता है कि हमारे साथ ही है। तो एक तो हमको यह शिक्षित करना पड़ेगा कि कौन चीज देसी है, कौन चीज विदेशी है, पहला बात। दूसरा क्या है कि देसी चीजों में गुणवत्ता लाना पड़ेगा। अगर आप गुणवत्ता नहीं लाएंगे तो कोई इस्तेमाल क्यों करेगा। मान लीजिए कि मैं सक्षम आदमी हूं, मेरे पास पैसा है, तो मैं घटिया चीज इस्तेमाल क्यों करूंगा। तो आपको अगर किसी विदेशी वस्तु में आपको उसके कंपटीशन में अपने आप को कंप्लीट करना है तो आपको उसके स्तर का सामान बनाना पड़ेगा। अगर आप टूथपेस्ट कर रहे हैं तो आपको टूथपेस्ट उस स्तर की बनानी पड़ेगी कि लोग कोलगेट छोड़ करके अपना इस्तेमाल कर लें। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई चीज बढ़िया है उसको विदेशी द्वारा रुकवा दिया जाता है, एनजीओ के माध्यम से केस डलवा दिया जाता है। रामदेव का आप उदाहरण देख रहे हैं। रामदेव अपना देसी ब्रांड से दुनिया में नाम कमाए और बड़ा जल्दी बिजनेस को बढ़ाए। अब तुरंत एनजीओ के माध्यम से उन पर केस करा दिया गया कि उनका विज्ञापन गलत है, सामान गलत नहीं खोज पाए तो विज्ञापन गलत के नाम पर, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुला भी लिया। तो सुप्रीम कोर्ट तो मान लो सिस्टम हमारा है वाला पर अपना काम करती है, लेकिन हमको तो अपने आप पर इस बात को भरोसे में लाना पड़ेगा ना कि हमारी चीजें हमारी हैं। दूसरी चीजें क्या है, आज चर्चा का विषय है कि भाई दुनिया हमसे आगे क्यों है। तो वो दो तीन चीजें आपको बता दूं। दुनिया आगे इसलिए है कि वो आगे की सोचते हैं और हमारे देश में आगे की सोचने की सोच ही नहीं। 90 के दशक में हमारा प्रोडक्शन चीन से आगे था, चीन हमारे से पीछे था। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी चीन से ज्यादा था। डॉलर के मुकाबले में हमारा रुपया चीन से मजबूत था। हम सब कुछ आगे आगे चल रहे थे। दुनिया के लोगों को इस बात की चिंता हो गई कि भाई ऐसे कैसे हो गए, भारत इतनी आगे प्रगति कैसे कर रही। तब दुनिया ने एनजीओ के माध्यम से हमारे भारत के राजनीतिकों को संपर्क किया और यहां पर सरकार में फूट डलवा दिया। सरकार में फूट का कारण हुआ कि सरकार बचाने के चक्कर में अनाप शनाप निर्णय लिया। 90 के दशक में चीन अपना प्रोडक्शन बढ़ाने में रात दिन ने किए था और हम आरक्षण बचाने और आरक्षण भगाने में रात दिन ने किए थे। हमारी सारी ऊर्जा इस बात में लगी थी कि आरक्षण लगाना है या आरक्षण भगाना है। दिल्ली की सड़कों रोज आगजनी हो रही थी, रोज मारकाट हो रहा था। पुलिस इस बात में परेशान थी कि भाई कौन आरक्षण वाला है और कौन आरक्षण भगाने वाला है। एक पुलिस वाले ने मेरे को कहा था कि परमार भाई बड़ा मुश्किल है कि मैं नाम क्या रखूं, क्योंकि कभी कोई टोली आरक्षण भगाओ के लिए आ जाती थी तो अगर वो जानती थी कि मैं आरक्षण समर्थक हूं तो पीट देगी, और अगर कुछ आरक्षण लगाओ वाला था, अगर उनको पता चलता कि हम आरक्षण भगाओ वाला मानने वाले हैं तो हमको पीट देती। स्थिति इतनी खराब थी, पुलिस वाले नेम प्लेट हटा करके ड्यूटी करते थे। इतनी बुरी स्थिति आ गई थी। अब उससे कुछ हम निजात पाए हैं हमारे युवाओं के मेहनत से, युवाओं के प्रगति से। तो अब हम जनगणना करवा रहे हैं। दुनिया प्रोडक्शन बढ़ा रही है, दुनिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी सारी ऊर्जा खपत कर रही है, और हम इस बात में लगा रहे हैं कि जनगणना में हमारा नाम आया कि नहीं आया, हम किस जाति के खाने में डाले जाएंगे। दुनिया
तरह तरह की एविएशन कर रहे, तरह तरह की खोज कर रही है, और हम यह खोज करें कि मेरा नाम मतदाता सूची में रहेगा या जाएगा। तो हम समय समय पर अपने आप देश को पीछे ढकेलने में लगे रहते हैं, तो प्रगति कैसे होगा? तभी तो अमेरिका का राष्ट्रपति हमको धमका देता है कि मेरी बात मानो, नहीं तो 25% टैक्स लगाएगा और तुम पर जुर्माना भी लगाएंगे। असल में अमेरिका का राष्ट्रपति चाहता है कि उसके सारे प्रोडक्ट हमारे भारत में लगे और भारत के उद्योग बंद हो जाए। कोई भी स्वाभिमानी प्रधानमंत्री जिसको राष्ट्र प्रथम की सोच होगा वो यह नहीं होने देगा, ये नहीं चाहेगा। लेकिन यह हो रहा है और हम सब इसको होने दे रहे हैं। इन सब विषयों पर जब हम गंभीरता से विचार करेंगे, इत्मीनान से सोचेंगे, तो पाएंगे कि दुनिया हमको इसलिए लताड़ रही है क्योंकि हम दुनिया के सामने प्रतिभावान होते हुए भी कुछ नहीं कर रहे, किंतु तो बुनियाद बने हुए हैं। क्योंकि हमारी प्रतिभा का हमारे यहाँ कदर नहीं है। हमारी प्रतिभा को इस बात में झोंका जा रहा है कि तुम यह खोजो कि तुम्हारा नाम मतदाता सूची में है कि नहीं है। तुम यह खोजो कि तुम आरक्षण भगाने वाले में हो कि आरक्षण लगाने वाले में हो। आज दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके सीईओ हमारे भारतीय हैं। अगर वो भारत में होते तो एक 50,000 का कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी उनको नहीं मिलती, क्योंकि वो पूछा जाता कि सुंदर पिचाई ब्राह्मण हो, ओ हो, आरक्षण विरोधी हो, और इस हिसाब से उनको ट्रीट किया जाता। और अगर कुछ आगे बढ़ जाते तो उनको पगला देने का प्रयास होता, जैसे वशिष्ठ नारायण के लिए हुआ। वशिष्ठ नारायण जी अमेरिका में झंडा गाड़ के आए थे, जब भारत में आए तो भारत की राजनीति का शिकार हुए। मैथ के विद्यार्थी थे, फिजिक्स पढ़ाने को दिया गया था, और जब उन्होंने कहा कि भाई मैं तो गणित का विद्यार्थी हूँ, गणित पढ़ाऊंगा, तो बोला नौकरी पा गए ना, अब जो पढ़ाओ। तो ऐसे करके उनको पगलाया गया। तो हमारे यहाँ प्रतिभा का समूल नाश करने का प्रयास किया जाता है। आपको एक दंतकथा याद है, मुझे मालूम नहीं कि ये सत्य है कि असत्य है, कि एक विदेशी वैज्ञानिक आके कहा कि भारत में जितनी गर्मी है इसे तो बिजली की जरूरत ही नहीं है, ये तो दुनिया को विद्युत सप्लाई कर सकता है। पता चला कि वो कहाँ गया मालूम ही नहीं है। तो इस तरह की जब हमारे यहाँ सोच होगी तो हमको तो चीन, अमेरिका छोड़िए, हमको तो नेपाल और थाईलैंड आके गाली दे जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि 140 करोड़ बिखरे हुए लोगों का यह देश है, जो जात में बिखरा हुआ है, भाषा में बिखरा हुआ है, अगले पिछड़े में बिखरा हुआ है, ऊंच नीच में बिखरा हुआ है, गोरे काले में बिखरा हुआ है। अब तो पति पत्नी में बिखरा हुआ है। तो इतने बिखराव वाले देश को कोई सम्मान क्यों देगा? डांटेगा ही, दुत्कारेगा ही, क्योंकि उनको पता है कि जहां कुछ बढ़िया होने वाली बात होगी विदेशी फंडिंग के माध्यम से एनजीओ को आगे करेंगे और एनजीओ कोर्ट में केस डाल देगा, और यहाँ पर उसको सफाई देते लोग बीतेंगे और युवा उसी में लड़ता मरता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका हमारे सामने झुके, अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका हमको आंख ना दिखाए, तो सबसे पहले युवाओं को एक तरफ फोकस करने का प्रयास करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रयास करें, नई नई आविष्कार के लिए प्रोत्साहित करें, और लोगों को जाति पाति अगला पिछड़ा चुनाव में नाम है कि नहीं है, जनगणना जैसे बेमतलब के मुद्दों में ना उलझाएं। तभी हमारा देश विकास करेगा, क्योंकि दुनिया में 140 करोड़ प्रतिभावान लोगों का कोई देश नहीं है, सिर्फ हमारा ही है। लेकिन दुर्भाग्य भी है कि दुनिया में बिखराव जितना है उतना किसी में नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ ही है। और जब तक यह रहेगा तब तक किसी तरह का विकास संभव नहीं है। इन्हीं सब चीजों से दुखी और उम्मीद में कि कोई हवा तो ऐसी बहेगी जो हमारे युवाओं को सिर्फ विकास की तरफ लेके जाएगी, सिर्फ आविष्कार की तरफ लेके जाएगी, सिर्फ प्रगति की तरफ लेके जाएगी। और उन्हीं दिन के लिए मैं राकेश कुमार आप सबको स्वागत करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।